सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी जो आपका पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये रहेगा कि आप सभी को आंसर करना होगा और वीडियो के लास्ट में आप ये बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए, या फिर आप बस इतना बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु जुड़ सके। और जो अपनी तैयारी, देखिए थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आप सभी को करते रहना है। बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि जिन साथियों का बैक लगा है तो वो किस सेम की तैयारी करें। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं अगर आपको बताऊं तो आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करो और जिस सेकंड सेम में जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का बोला जा रहा है कि होगा, तो जब नोटिस आएगा तब आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कीजिए। अभी आपको केवल और केवल थर्ड सेम पे फोकस करना है और जिस सब्जेक्ट में सेकंड सेम में बैक लगा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि घड़ी साज शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। देशज शब्द, संकर शब्द, भिखारी शब्द, रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घड़ी साज शब्द है और टाइमिंग जो आपको दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 21 का ई आंसर कर रहे हैं देशज शब्द, तो यहाँ पर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 22 प्रश्न है कि यहाँ पे 22 प्रश्न है कि रसाल प्रवाची शब्द है, किसका है। कोयल का, पानी का, पान का, आम का, सगा भाई का। तो जो रसाल है, ठीक है, जो रसाल है यहाँ पे ये किसका प्रवाची शब्द है। क्या कोयल का है, या फिर पान का है, या फिर आम का है, और या फिर सगा भाई का है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रसाल और किस में रस होता है, आम में होता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे हो 22 का, ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। तो जिसका जन्म पहले हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ है इसका मतलब होता है अग्रज, ठीक है। और अनुज क्या होता है, इनसे छोटे, जैसे कि यहाँ पे 2019 बैच और 2018 बैच। तो इसमें अग्रज कौन है और अनुज कौन है, सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले 2018 बैच आया, तो ये क्या है, अग्रज है। उसके बाद 2019 बैच आया, तो ये क्या है, अनुज है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अगर आप 23 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 24 का आंसर आप सभी कर सकते हो। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, आंख का अंधा, नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ है क्या, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी आंख का अंधा, नाम नयन सुख का जो अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 प्रश्न है कि पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है। अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अकल का दुश्मन, अकल पर पत्थर पड़ना। सो फ्रेंड्स ये भी इजी है, इसका भी आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। पूरी तरीके से मना कर देना या पूरी तरह से मना कर देना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 24 का अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं अंगूठा दिखाना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है और इजी भी, और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे 25 का अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट 26 प्रश्न है कि बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, और अगर कहें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है ये।
तो और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। ठीक है, अब नेक्स्ट 27 प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनकी कृतियों को आप सभी याद कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर आप 27 का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों जो कृति है ये मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। ठीक है, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया, कर्म भूमि हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे किस काल के? भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो 28 का आंसर क्या होगा? बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रीति काल के। ठीक है, 28 का बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीति काल के। 29 प्रश्न की भिक्षुक में प्रत्यय है तो उक प्रत्यय है या इक प्रत्यय है या फिर अक या उत। देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो अंतिम में जोड़ा जाता है, और उपसर्ग क्या हो जाता है? जो स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जब आप भिक्षुक बोल रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है? भिक्षुक, यानी उक आ रहा है। क्या आ रहा है? उक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भिक्षुक यानी उक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 29 का अगर आप ऑप्शन नंबर अ बता रहे हो फर्स्ट, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 देखिए, लघु शब्द का विपरीतार्थक है। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? यानी विलोम। तो फ्रेंड्स देखिए लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब बड़ा। ठीक है, सॉरी, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे इसका उल्टा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा पूछा है, तो जैसे कि महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे लघु का जो हो जाएगा उल्टा वो हो जाएगा दीर्घ, यानी उससे बड़ा होता है दीर्घ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वात्यान, ईशान, वायव्य, क्षितिज। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप 31 का ऑप्शन नंबर बी ईशान बोल रहे हो तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ओठ का तस्तम शब्द है। देखिए एक होता है तद्भव, एक होता है तस्तम। तो यहाँ पे तस्तम जो होता है, जितने भी संस्कृत के जो भी लैंग्वेज होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं वो तस्तम में आते हैं। और जो हिंदी में जो यानी हम न्यू बोलते हैं, जैसे कि ओठ, ओठ क्या है? तद्भव है। ठीक है, और यहाँ पे ये तस्तम पूछा है तो ओठ का तस्तम हो जाएगा यहाँ पे ओष्ठ। ठीक है, आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओष्ठ। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 33 प्रश्न है कि पत्थर का पर्यायवाची है। तो पत्थर का पर्यायवाची है शिलाखंड, गिरी, चोटी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बता सकते हो पत्थर का पर्यायवाची है। 33 का आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शिलाखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची गिरी हो गया, चोटी, पर्वत के हो जाते हैं, बट पत्थर का हो जाएगा शिलाखंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हो तो बिल्कुल सही है। 34 प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची है सेनापति, नृप, किसान, मंत्री। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजा का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? देखिए सेनापति तो होगा नहीं, क्योंकि राजा के सेनापति भी होते हैं, किसान भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, बट यहाँ पे राजा का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो एक ही आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। देखिए अगर आपको पर्यायवाची पता भी नहीं होता है, बट इससे आप एक मतलब माइंडसेट लगा सकते हो कि सेनापति राजा का ही होता है। राजा का तो मतलब होता नहीं है कि हम राजा को ही सेनापति बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसान तो अलग होते हैं, क्या किसान राजा होता है? नहीं। मंत्री, जो राजा के मंत्री भी होते हैं, तो हम उसको मंत्री को राजा कह सकते हैं क्या? तो नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है नृप, तो आप नृप पे क्लिक कीजिए, वही सही होगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 35 प्रश्न है कि रचना का अर्थ है। रचना का क्या अर्थ होता है? निर्माण, सजाना, नव सृष्टि, उपयुक्त सभी। तो 35 का आंसर क्या होगा? रचना का अर्थ है क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रचना का जो अर्थ हो जाता है वो होता है निर्माण भी हो जाता है, सजाना भी हो जाता है, मतलब हम कुछ नया करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ सजा भी रहे हो तो कुछ नया सजाते हैं ना। नव सृष्टि यानी कुछ नए सृष्टि का निर्माण करते हैं, और निर्माण तो खुद ही एक हो जाता है। तो इसलिए तीनों ही हो जाएंगे। तो उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पे सभी, ऑल ऑफ दीज। 36 है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, यानी इसमें कौन सा एक गलत है, मतलब कौन सा एक सही है और तीनों गलत है, ये बताना है। तो जैसे है त्याज, त्याजय, त्याज्य और त्याजय। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वर्तनी यानी त्याज को कैसे लिखा जाता है? क्या त्याजय लिखा जाता है, या त्याज्य लिखा जाता है, या फिर त्याजय होता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यानी हम त्याज्य लिखते हैं। क्या? त्याज्य लिखते हैं। तो इस तरीके से भी पूछ देता है, कुछ वर्ड दे देता है जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं और उसको सही करके गलत करके दे देता है और पूछता है कौन सा सही होगा। 37 प्रश्न है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 37 का आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही है। 38 प्रश्न है कि गुफा का तत्सम शब्द होगा। तो तत्सम यानी संस्कृत है ना, तो घर, गुहा, चड़क, यम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? देखिए गुफा का तत्सम यानी संस्कृत कहाँ है? गुफा तो हिंदी है, तद्भव है। यहाँ पे पूछा है तत्सम, तो गुहा हो जाएगा। ठीक है। 39 प्रश्न है कि मामा का तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत में बताना है, ये तद्भव है। मामू, भ्राता, चच्चा, मातुल। तो 39 का क्या होगा? चच्चा तो होगा नहीं, भ्राता भी नहीं होगा, मामू तो ये तो और ज्यादा तद्भव है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सामने एक ही बचता है ऑप्शन, और वो होता है मातुल, यानी हम इसको संस्कृत में बोलते हैं मातुल, यानी तत्सम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 प्रश्न है कि अचल का विलोम है। अचल का विलोम है सचल, निश्चल, कुचल, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स क्या होगा? 40 का आंसर क्या होगा? अचल का विलोम है, क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा अचल का विलोम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सचल। ठीक है। 41 प्रश्न है जो कि आप सभी को पता है, जंगम का विलोम है संगम, सत्संग, स्थावर, व्यावर। तो फ्रेंड्स हमने कई बार इसको आई थिंक प्रथम सेमेस्टर में भी ये था, इसका हो जाएगा स्थावर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 प्रश्न है, एक अनाथ 100 बीमार, इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जरूरत ज्यादा और वस्तुएं कम। यानी 42 का अगर ऑप्शन नंबर सी आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न है कि हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़कर पोंछना, सदा एक सी दशा न रहना, वस्तु चुरा लेना। तो हाथ साफ करना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 43। सो फ्रेंड्स ये आई थिंक आप सभी का आंसर सही होगा कि हाथ से साबुन से धोना होगा, नहीं, हाथ कपड़े से रगड़कर पोंछना, मतलब अजीब भी ऑप्शन देते हैं। सदा एक सी दशा न रहना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ साफ करना इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मतलब किसी वस्तु को चुरा लेना। 44 प्रश्न है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मानक एक खड़ी बोली है। ठीक है। उसके बाद देखिए 45 प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का प्रवाची नहीं है? भारती,
बीड़ा पड़ी, शारदा, भार्गवी। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमने पहले भी ये डिस्कस किया था प्रथम सेमेस्टर में, और वही क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर में दिया है, और बहुत ज़्यादा इजी भी है। आप इसका आंसर कर सकते हो कि इसमें 3 सरस्वती का प्रवाचित तो है, बट एक नहीं है। क्या भारती हो जाएगा, या बीड़ा पड़ी हो जाएगा, या शारदा हो जाएगा, या फिर भार्गवी हो जाएगा। तो आप सभी आंसर कर सकेंगे, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। बट लास्ट ये प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। फाइनली आप ये बता सकते हो कि 25 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थर्ड सेमेस्टर की जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। और फ्रेंड्स, जिन साथियों का सेकंड सेम में बैक लगा है वो उनको प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर मतलब देख सकते हो, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में लगा है बैक, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और जैसे कि सवाल रहता है कि फर्स्ट सेम की तैयारी करें या थर्ड, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें, और जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका, और जो थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो भी तैयारी बहुत ही अच्छे से अपना कीजिए। तो मिलते हैं नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।